हेलो एवरीवन। तो चलिए आज एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ये स्लाइटली टफ प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें एक साथ लगेंगी इस वजह से। तो पहले तो आप खुद ट्राई करिए एक बार। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, मैं स्टेटमेंट रीड नहीं करूँगा, मैं पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। वैसे ये जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है इससे हमें हो सकता है कि थोड़ा डर लगे क्योंकि थोड़ा मैंने वैसे करके बनाया है ऐसे। बट हाँ, प्रॉब्लम का एक बार अगर आप फिगर बना लेते हो और आपको अच्छी खासी चीज़ें पता है ईएमआई में, मतलब आपने कोई स्टैंडर्ड मटेरियल पहले से कर रखा है, तो हो सकता है आप ये प्रॉब्लम कर पाओ। तो चलिए देखते हैं। मैं इस प्रॉब्लम को सीधा शुरू करता हूँ। पहले तो हमें जो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक रीजन दिया हुआ है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है उसे देखिए। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया है प्रॉब्लम का स्टेटमेंट, फिर आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 0। तो ये रीजन अगर मैं देखूँ तो ये इस वाले सर्कल की बात कर रहा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आप बड़े आराम से ये चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो है और ये जो है बिल्कुल सेम ही चीज़ है। कैसे देखोगे तो यहाँ पे आप प्लस माइनस वन कर दीजिए लेफ़्ट हैंड साइड पे, और वन को उस तरफ भेज दो तो एक आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, और एक वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही। तो ये वाला जो आपके पास सामने एक इक्वेशन बन के आएगा, अगर हम इनइक्वालिटी को फ़िलहाल नहीं देख रहे हैं तो उसे फ़िलहाल इग्नोर मारिए, मैं पहले जो फिगर बनेगा उसे देखना चाह रहा हूँ। तो फिगर मेरा कुछ ऐसे बन रहा होगा। ये मेरा क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो -1, 0 पे है। तो पहले तो मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना ही लेता हूँ। तो ये हमारी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें यहाँ पे थोड़ा पास ले लेता हूँ। ये हमारा पॉइंट -1, 0 है, और इसे सेंटर लेते हुए एक सर्कल हमने लिया है। इस सर्कल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है बी, बाहर के तरफ है। ये मैंने अंदर की तरफ दिखा दिया, असलियत में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बाहर की तरफ है। तो पहले तो हमारा जो पहला कंक्लूजन आएगा क्वेश्चन से वो ये आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो इस रीजन में है, ये वाला जो रीजन हम दिखा सकते हैं। आई होप इतनी मैथमेटिक्स आपको आती ही होगी। ये वाला जो इक्वेशन है ये हमें बता रहा है कि इस सर्कल के अंदर का रीजन हमें लेना है। आप इस वन को इस तरफ ले लीजिए, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो ये एक कर्व है, एक कोनिक है s। तो s लेस देन इक्वल टू 0 अगर है तो इसका मतलब क्या है कि आप उस कोनिक के अंदर जो रीजन लाई कर रहा है उसे कंसिडर करेंगे, और उसके ऊपर जो रीजन लाई कर रहा है उसे कंसिडर करेंगे। तो ये वही है, मैग्नेटिक फील्ड बस इतने से रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये हमें मानना है। फिर हमें एक दूसरा पाथ दे रखा है, ये पाथ ट्यूब दे रखा है। उस ट्यूब की भी इक्वेशन हमें दे रखी है y इक्वल टू e⁻⁻x−2। तो इसे अगर आप देखोगे तो ये हमें समझ में आ रहा है e⁻⁻x यहाँ पे आया है, तो इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि ये एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होगा। तो इसके अगर हम एंड्स देखना चाहें तो आप इसमें पहले तो x को 0 डाल के देखिए। x को जैसे ही आप 0 डालोगे तो आपको पता चलेगा कि y उस समय -1 है, और ये जो हमारा सर्कल है इसका भी रेडियस 1 है। तो यानी यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लूँ, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा -1, तो आपका जो दूसरा वाला ट्यूब दिया हुआ है वो कहीं यहाँ से शुरू हो रहा है। ये वाला जो आपका पॉइंट है यहाँ से वो शुरू हो रहा है 0, -1 से, और फिर ये एक्सपोनेंशियली डीके करेगा। कहाँ तक करेगा, तो उसके लिए हम x को इन्फिनिटी इसमें अगर डालें तो ये चीज़ 0 को जाएगी, तो यानी y की वैल्यू -2 को जाएगी। तो इसके ही जस्ट -1 नीचे यहाँ पे हमारा लाइन होगा y इक्वल टू -2। तो ये जो हमारा ट्यूब है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ट्यूब कुछ ऐसे होगा, इस कर्व को घेर के रखा होगा उस ट्यूब ने, ऐसे कह सकते हैं हम, ऐसा कुछ। ये थोड़ा स्ट्रेट बन जा रहा है यार, ऐसे बना देता हूँ। ऐसा कुछ है हमारा ट्यूब।
ये इन्फिनिटी तक इस लाइन को अप्रोच करेगा। यहाँ पे थोड़ा ऊपर चला गया, आप इग्नोर मारना, ऐसे मान लो ये जो है असिम्प्टोट है इसको। तो ऐसा कुछ हमारा सिचुएशन है। यहाँ पे ये ट्यूब है, यहाँ पे एक चार्ज दिया हुआ है, उस चार्ज का हमें कोई मैग्नीट्यूड वगैरह तो नहीं दिया है, हमें स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू दे दी है, यानी Q/m का रेशियो दिया हुआ है। Q और m का रेशियो दिया हुआ है, यानी Q/m की वैल्यू दी हुई है जो कि 5/π। ये चीज़ आगे शायद यूज़ आएगी। सारी क्वांटिटीज़ जो है वो SI यूनिट्स में है, वो भी मेंशन किया हुआ है मैंने बाद में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहाँ से एक पार्टिकल को रिलीज़ किया गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, और सब जैसे क्वेश्चन के हिसाब से आप देख ही सकते हैं। हमें नीचे एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कंसिडर करना है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इनिशियली हमने इस पार्टिकल को पकड़ रखा है और t=0 पे हम इसे रिलीज़ कर रहे हैं। तो t=0 पे जैसे ही आप इसे रिलीज़ करोगे तो आपने जस्ट ये जो ट्यूब है इसके एंड से इसको रिलीज़ किया हुआ है। यहाँ पे बोला हुआ है कि y=-1 पे रिलीज़ किया है। तो जब आप यहाँ पे इसे रिलीज़ करोगे तो इस ट्यूब में ये जाएगा। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी होता तब भी ये इस ट्यूब में जाता, बट मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि है तो ये थोड़ा और जल्दी जाएगा। कैसे जाएगा वो हमें थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये जो b आपको दे रखा है इसे ज़रा आप देखना, b की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, b की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। b आपको 4t दे रखा है, तो b की वैल्यू हमें 4t दे रखी है। तो b की वैल्यू अगर 4t है, ऑब्वियसली यहाँ पे t टाइम डिनोट कर रहा है, इतनी चीज़ तो आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बड़े आराम से कह सकता हूँ कि dB/dt की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। तो टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और ये तो सबसे सिंपलेस्ट केस है जिसमें हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन कैसा होता है। तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके अपनी थंब को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए और फिंगर्स को कर्ल करिए। तो फिंगर्स को जब आप कर्ल करोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वैसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ओरिएंट होती है। इस केस में आपने इतना सा तो पढ़ ही रखा होगा थ्योरी पोर्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ ऐसे होंगी, शुरू होंगी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करेंगी ऐसे। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे ही इनकी डेंसिटी कम होती जाएगी। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं अब ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ, आप जानते ही हैं ये चीज़। और डायरेक्शन कैसा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। आप बड़े आराम से राइट हैंड थंब रूल से वेरीफाई कर सकते हो इस चीज़ को। तो ऐसे कुछ ओरिएंटेशन होगा हमारे फील्ड लाइंस का। तो अगर हम एक सर्कल ऐसा देखें जो इनिशियली इस पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री में हो, तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल है, तो इसके ऊपर इनिशियली आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे लगेगी। तो उसका एक कंपोनेंट यहाँ पे लगेगा जो इसे यहाँ पे एक पुश देगा, और इधर जो एक कंपोनेंट इसका आ रहा होगा वो, क्योंकि ये ट्यूब में ऑलमोस्ट जा चुका होगा ऐसा हम मान के चलेंगे, y=-1 पे रखा है तो ट्यूब के अंदर है ये जस्ट ये, तो इस कंपोनेंट के वजह से ये मूव नहीं कर पाएगा और हमारा ट्यूब जो है वो स्मूथ है, तो फ्रिक्शन वगैरह भी आपको कंसिडर यहाँ पे नहीं करना है। तो ये भी इसे एक्सेलरेट करेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस ट्यूब में हर जगह पे ऐसे ई होगा हर जगह। अगर मैं एक और आपको सर्कल दिखाऊं तो ये वाला सर्कल भी ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से बनेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिएंटेड होंगी। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे मैं देखूँ तो इस पॉइंट पे भी ऐसे इस डायरेक्शन में इसके अलॉन्ग में ऐसे टेंजेंट बनाऊंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी। तो हम यहाँ पे E.dl करके इतने से रीजन में एक छोटा सा, अगर मैं dl विड्थ का यहाँ पे एलिमेंट लूँ तो मैं लेट से यहाँ पे कोई एक पॉइंट है x, और ये लेट से मैं x+dx कह देता हूँ, और ये लेंथ लेट से dl है। तो मैं E.dl करके ये दोनों पॉइंट्स जो हैं जो इस कर्व पे लाई कर रहे होंगे इनके बीच में इंड्यूस्ड EMF बता सकता हूँ। तो मुझे अगर कोई पूछे फिर यहाँ पे अगर मेरा कभी चार्ज आया होगा
मेरा चार्ज Q जो है वो कभी x पे आया होगा, और मैं फिर थोड़े ही देर बाद जब वो x से x प्लस dx पे गया, तब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हमारा नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने इसके ऊपर कितना वर्क डन किया हो। तो वो देखने के लिए मुझे x से x प्लस dx तक इंटीग्रल ई डॉट डी एल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो आप जानते ही हैं, आपने एक सिंपल सा ऐसा प्रॉब्लम पहले भी कर रखा होगा, जैसे ये वाला। ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम होता है जो हर जगह देखने को मिल जाएगा आपको। ये हमारे पास मान लो इधर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कैसे भी हो सकता है, हमारे क्वेश्चन में बाहर की तरफ है तो यही ले लेते हैं। यहाँ पे dB/dt की कुछ वैल्यू आपको दी होगी, तो इसमें आपको इस रॉड के अक्रॉस EMF की वैल्यू पूछते हैं। तो यहाँ पे EMF निकालने के दो तरीके होते हैं। आपने एक तो E.dl करके निकाला होगा, और एक तरीका ये होता है कि हम जो अपने तरफ से एक लूप बना लेते हैं। ऐसा हम एक ऐसा लूप कंसिडर करेंगे, ये लूप में हम इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू लिखेंगे। मतलब पूरे लूप में अगर आप इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू लिखना चाहो तो लेट से वो E है, वो E को आप ऐसा कह सकते हो कि इसके वजह से जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी उसे लेट से हम कैपिटल E से डिनोट कर रहे हैं। ये E अलग है, इसे आप एप्सिलॉन की तरह ट्रीट कीजिए। उसे लेट से हम कैपिटल E लिखेंगे। तो उस E के वजह से अगर मैं इस लूप के थ्रू लेट से मैं AB कह देता हूँ इस रॉड को, और ये हमारा पॉइंट C है, तो ये जो ABC आपका एक लूप है, इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF अगर मुझे निकालना है तो मैं इंटीग्रल E.dl करूँगा इस ABC के अलॉन्ग। ये मेरा जो पूरा लूप है इसमें मैं इंटीग्रल E.dl की वैल्यू निकालूंगा। और मैं ये चीज़ भी जानता हूँ कि एक लूप के लिए जो इंटीग्रल E.dl की वैल्यू होती है वो उस लूप के थ्रू जो d∅dt की वैल्यू होती है उसके बराबर होता है। मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं फ़िलहाल, मैग्नीट्यूड से ही कंसर्न है, तो उस लूप के थ्रू d∅dt के वैल्यू के इक्वल होगा। तो इस लूप में आप बड़े आराम से देख सकते हो, इसका एरिया आप निकाल सकते हो। आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी क्वेश्चन में। लेट से ये लेंथ आपको दी हुई है, ये d है, तो इसके बेसिस पे हम बड़े आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं वो सब नहीं कर रहा। लेट से मैं मान लेता हूँ कि ये एरिया A दिया हुआ है आपको डायरेक्टली, ये एरिया लेट से A है, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये d∅dt जो होगा दैट विल बी a dB/dt, है ना। dB/dt की कुछ वैल्यू लेट से दी होगी, बीटा हम कह सकते हैं इसे, तो लेट से a बीटा कह देते हैं। तो यहाँ पे इस लूप के थ्रू मैं इंड्यूस्ड EMF बड़े आराम से ऐसे लिख सकता हूँ। और एक और चीज़ मैं कह सकता हूँ कि ये इंटीग्रल E.dl पूरे लूप में ABC में क्लोज्ड इंटीग्रल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम एक लूप में पूरा घूम रहे हैं इस वजह से। तो इसे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट इंटीग्रल E.dl। लेट से हम कहीं से स्टार्ट करते हैं, C से शुरू किया और वापस C पे आते हैं। तो C से A तक मैं इंटीग्रल E.dl की वैल्यू निकालूँ, प्लस इंटीग्रल E.dl कहाँ से कहाँ तक, मैं A से B तक निकालूँ, प्लस आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इसे C से A अपर लिमिट लोअर लिमिट करके। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस है, ऐसे दिल पे मत लेना। तो A से B प्लस इंटीग्रल E.dl फ्रॉम B टू C। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ओरिएंट होती है अबाउट द सेंटर C। अगर एक सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन डिस्कस करें तो वो कैसा होता है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होता है अराउंड द सेंटर C। तो कुछ ऐसे होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की नहीं। तो कुछ ऐसी होंगी, हर जगह ऐसी ही होंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना, AC को देखो और CB को देखो, इसमें आपको कुछ स्पेशल चीज़ देखने को मिलेगी। ये AC जो है ये भी एक रेडियल लाइन है और BC जो है ये भी एक रेडियल लाइन है। तो इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ओरिएंट होगी, तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, CB पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह जा रही होगी।
तो इसलिए आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे देखोगे ऑन द लाइन सी बी, ऑन द साइड सी बी ऑफ द ट्रायंगल, तो आपको देखने को मिलेगा कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है, हर पॉइंट को ही परपेंडिकुलर है। तो इस वजह से जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसी भी एलिमेंट के साथ उसके लेंथ के अलोंग, तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो आएगी, क्योंकि उनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। मान लीजिए मैंने एक डी एल लेंथ इस पर लिया, ये वाला, तो ई की वैल्यू यहाँ पे, जो ई का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है डी एल को, इस वजह से ई डॉट डी एल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। तो मैं ये चीज़ बड़े आराम से कह सकता हूँ कि ई डॉट डी एल जो है वो ए सी के थ्रू, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है, तो इस वजह से अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे भी ऐसे परपेंडिकुलर होगा, इधर एक डी एल लोगे तो उसके परपेंडिकुलर, इधर भी एक डी एल लोगे तो उसके भी परपेंडिकुलर है। तो इस वजह से ई डॉट डी एल की वैल्यू जो है हर पॉइंट पे ही ज़ीरो है। तो इसलिए पूरे ऑब्वियसली ए सी के लिए भी और सी बी के लिए भी पूरे के लिए ज़ीरो होगा इंटीग्रल ई डॉट डी एल। तो इस वजह से मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूँ देखते ही कि ये भी ज़ीरो होगा, और साथ ही में ए बी नहीं, सी बी के लिए भी ये ज़ीरो होगा। तो इस वजह से यहाँ से हम एक चीज़ इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि जो ये ए बी रॉड के थ्रू जो इंड्यूस्ड ई एम एफ है, ये और कुछ नहीं है, इंटीग्रल ई डॉट डी एल ए बी रॉड में अगर आप कर रहे हो तो दिस इज़ नथिंग बट इंड्यूस्ड ई एम एफ इन दी रॉड ए बी। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिली कि इंड्यूस्ड ई एम एफ रॉड ए बी में और इंड्यूस्ड ई एम एफ पूरे लूप में सेम ही आ गया। सेम क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसा हमने जो लूप लिया था उसमें कुछ ऐसा हुआ कि जो बची हुई दो साइड्स हैं उनमें से कोई ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं हुआ, उनमें कोई ईएमएफ इसलिए इंड्यूस नहीं हो पाया क्योंकि उन साइड्स के परपेंडिकुलर है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट ए बी के लिए हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आप देखो तो मान लो आप ये वाला पॉइंट अगर ले रहे हो तो ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे होगी, तो उसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा और एक कंपोनेंट इसके तरफ होगा। तो ये वाला कंपोनेंट तो कंट्रीब्यूट करेगा इंटीग्रल ई डॉट डी एल में, इस वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको ए से बी तक मिलेगा। यहाँ पे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करो या एक लेट से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को कंसिडर करो, तो उस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ धक्का लगाएगा, पुशिंग फोर्स लगाएगा। ईएमएफ का रीज़न ही होता है कि एक पुशिंग फोर्स लगता है। तो रॉड ए बी में उस चार्ज्ड पार्टिकल पे इस तरफ एक पुशिंग फोर्स लगेगा, इस वजह से ये जो आपका बी वाला एंड है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा और ए वाले एंड पे कॉन्सिक्वेंटली नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा। तो इस वजह से इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि पोटेंशियल जो है वो डिफाइंड ही होता है कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए। ये हमारा एक कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे हम एक दूसरे टर्म का यूज़ करते हैं जिसे हम ईएमएफ कहते हैं। बट कई जगह हो सकता है आपको बुक्स में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रॉड ए बी निकालने बोल दिया जाए, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। वो उतना हम डेप्थ में जाके ना भी डिस्कस करें तो कोई इशू नहीं है। आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलो, बस बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए कि असलियत में इसे हम ईएमएफ बोले तो दैट विल बी अ बेटर टर्म, क्योंकि ये किसी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की वजह से नहीं आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, बट यहाँ पे टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ये वाली, ये जो ई है, ये ई आपका एक कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये आपका एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे ई ए बी की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो वो और कुछ नहीं ए डी बी बाई डी टी आ जाता है। अब इसका ही एक आगे का अगर मैं केस डिस्कस करूँ तो यहाँ पे थोड़ा मैंने कुछ और भी लिख रखा है। हाँ, तो अब आपको लग सकता है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, तो वो प्रॉब्लम को समझाने में मुझे थोड़ी आसानी होगी, इस वजह से मैं यहाँ पे ये चीज़ कर रहा हूँ। तो एक और प्रॉब्लम मान लो ऐसा आपने देख रखा होगा, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपने कभी किया हो। मैं अब थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे आपका एक रॉड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आपका अगेन एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बाहर की तरफ, लेट से इसकी वैल्यू जो है वो डी बी बाई डी टी है, मतलब इसके चेंज होने का रेट जो है वो डी बी बाई डी टी है और इसे हम बीटा कह देते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें
तो ये पॉइंट लेट से ए है, ये पॉइंट लेट से बी है, इस सेंटर के अबाउट ए और बी सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो हमें लेट से सेंटर पे जो ये एंगल सबटेंड कर रहा है वो दे दिया गया है कि ये एंगल जो है ये आपका थीटा है। तो अब इस केस में अगर मैं इस ए बी के अक्रॉस अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालना चाहूँ तो फिर से आप क्या करो, एक ट्रायंगल बनाओ यहाँ पे, फिर सेम चीज़ यहाँ पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रीजन में है तो उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ओरिएंट करेगी। तो उस कारण से अगर इसे हम ओ कह देते हैं तो ओ ए में से और ओ बी में से कोई भी फ्लक्स नहीं, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा ओ ए और ओ बी में। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो भी ईएमएफ इस पूरे ट्रायंगल ओ ए बी में इंड्यूस हो रहा होगा, यानी इंटीग्रल ई डॉट डी एल इन ओ ए बी पूरे क्लोज्ड लूप में, जो कि इसका एरिया क्या होगा। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ी पोटेंशियल मिस्टेक जो आप कर सकते हो वो आप ये कर सकते हो कि आप इस पूरे ट्रायंगल का एरिया लेने लगो। तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आपको नहीं लेना, इसका रेडियस आपको दिया होगा, तो यहाँ पे आप उसके पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर लेने जाओगे तो वो एक गलती है। वो गलती क्यों है? वो गलती इस वजह से है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरे रीजन में है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है ही नहीं ना, ये वाला जो जगह है इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बस इस रीजन में, ये सर्कुलर सेक्टर में, मैं दिखाता हूँ, ये वाले रीजन में, सर्कुलर सेक्टर में, ये जो है इस सर्कुलर सेक्टर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सर्कुलर सेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड क्यों किया, तो हम वैसे तो हमने पूरा ट्रायंगुलर लूप लिया है बस, पर पूरे ट्रायंगुलर लूप का आप एरिया नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि ये वाले जो जगहें हैं, ये वाली जगहें, यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे हम जो है अगर इस ट्रायंगुलर लूप ओ ए बी में इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना चाहें तो उसके लिए हम डी फाई बाई डी टी करेंगे, और उसके लिए आप डी बी डॉट ए बाई डी टी करोगे। तो यहाँ पे आप एरिया कौन सा लोगे? ये वाला लोगे, ना कि पूरे ट्रायंगल का एरिया। तो ये एरिया कितना हो जाएगा? हाफ आर स्क्वायर थीटा, और डी बी बाई डी टी की वैल्यू बीटा ले रखी है, तो ये आपका हाफ आर स्क्वायर थीटा है। और यही क्या है? इस ए बी रॉड के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हो सकता है यहाँ पे आप एक बड़ी बढ़िया सी चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे ए बी का शेप कुछ भी हो, उस पर इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू डिपेंड ही नहीं करेगी। कैसे नहीं डिपेंड करेगी? मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसा कुछ करता, अब मैंने समझाया तो आपको ट्रायंगल्स है, बट मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, ऐसा कुछ होता कि यहाँ पे ये हमने अभी रॉड लिया था ना, तो इस रॉड की जगह मान लो ये पॉइंट ए था मेरा और ये पॉइंट मेरा बी था। ए और बी जो है मिलके सिमेट्रिकली प्लेस्ड होना भी ज़रूरी नहीं है, वो भी हम देखेंगे। आपने मतलब नोटिस किया होगा शायद, ऐसे सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो ये भी ज़रूरी नहीं है। मैं तो वो जो जनरल क्वेश्चन आपने किया होगा उसकी बात कर रहा था, उसमें सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है, बट यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, कैसे भी हो सकता है। मान लो बी हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो इस केस में भी दो जो साइड्स आएंगी वो रेडियल ही होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगेन रेडियल है, तो इनमें कोई भी फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा, सॉरी फ्लक्स क्या बोल रहा हूँ, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इस वजह से जो पूरे इस ट्रायंगल के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इक्वल होगा इस रॉड के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसके। तो हम एरिया अगेन ये वाला कंसिडर करेंगे, ना कि पूरे इस ट्रायंगल का एरिया। अब यही चीज़ को हम ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि ए और बी जो पॉइंट्स है हमारे इनके बीच में इस रॉड को ही लो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप ए और बी के अक्रॉस जो है एक ऐसा कोई भी रैंडम सा शेप्ड बॉडी ले लो, मान लो ऐसा कुछ आपने ले लिया। अब इसमें भी अगर आप निकालना चाहो इसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है, ये अगर आप निकालना चाहो तो उसके लिए अगेन आप क्या कर सकते हो, एक अपने तरफ से आप लूप कंसिडर करोगे। तो लूप कैसा लोगे? ये ले लो, उसमें ये ले लो, और साथ ही में इस पूरे को भी ले लो, क्या ही दिक्कत है, ले लो,
क्योंकि इसके शेप पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसने यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड में इसने कितना एरिया कवर किया है उस पे बस डिपेंड कर रहा है फ्लक्स। तो इसका शेप कैसा भी हो उस पे हमें उससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बस हमें एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमने एक क्लोज्ड लूप फॉर्म कर लिया। अब ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया अगेन मान लेते हैं कि अगर थीटा एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है ए और बी, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एरिया होगा ये अगेन हाफ आर स्क्वायर थीटा ही होगा अगर इस सर्कल का रेडियस आर है। तो अगेन सिमिलर जो ऊपर डी बी बाई डी टी आपने लिया था वही आप ले लीजिए, बीटा कुछ होगा। तो अगेन अगर मैं आपको कहूँ कि ये वाला जो पाथ है, ये जो भी पाथ है, लेट से जैसे हमारा ये इस वाले केस में एक ट्यूब है इधर, तो वैसा ही मान लो ये कोई ट्यूब है अगर, तो ये वाला जो ट्यूब है इस ट्यूब के अक्रॉस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो वो यही होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस दिस ट्यूब ए बी विल बी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा इंटू डी बी बाई डी टी। ऑब्वियसली बीटा भी आएगा यहाँ पे, बीटा यानी डी बी बाई डी टी, क्योंकि अगेन ये वाला जो आपका होगा ये एक रेडियल लाइन है, तो रेडियल लाइन में कोई भी फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। और ये वाला जो आपका है लेट से ओ अगर हम कह रहे हैं इसे, तो ओ ए और ओ बी में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इस वजह से इसके शेप पे डिपेंड ही नहीं करता है। मान लो यहाँ पे अगर आपको एक सोलेनॉइड ऐसे करके दे दिया जाए तो वो भी हो सकता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैसा भी हो सकता है ये। तो आई होप इतना सा चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम ये वाला क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं, शायद आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो। अब इसके बेसिस पे ये वाले क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टर्मिनल वेलोसिटी बताओ चार्ज्ड पार्टिकल की। टर्मिनल वेलोसिटी अगर मुझे ढूंढनी है तो ऑब्वियसली मेरा जो पहला थॉट आता है टर्मिनल वेलोसिटी ये सब सुनने पे वो वर्क एनर्जी थ्योरम का ही आता है। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहूँ तो मैं बड़े आराम से लगा सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, पहली बात तो यहाँ पे आप अगर वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो इनिशियली कोई भी इसके पास वेलोसिटी नहीं होगी, फाइनली ये कुछ v वेलोसिटी अगर अटेन कर लेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। इनिशियली तो ज़ीरो ही थी। अब वर्क डन किस किस के वजह से होगा, तो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, क्योंकि इसका कुछ मास होगा तो उसके वजह से जो वर्क डन होगा वो तो हम बड़े आराम से लिख पाएंगे। वो क्या होगा, mgh। ये नीचे वाला जो डिस्कशन था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस प्रॉब्लम को समझने के पर्सपेक्टिव से। हो सकता था मैं डायरेक्टली भी बताता तो आप समझ जाते, बट अब आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब थ्योरी की तरह आप इसे शायद याद रख पाएंगे। मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर हम अपना जो मेन प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। इसे छोटा कर दो, यहाँ पे कहीं कर दो। हाँ, तो अब इसे ज़रा आप देखिए, तो यहाँ पे ग्रेविटी के वजह से वर्क डन वो तो बड़े आराम से मैं लिख दूंगा mg इंटू ये वाला डिस्टेंस, तो ये तो 1 ही है, 1 मीटर ही है, क्योंकि ये वाला पॉइंट और कुछ नहीं है, 0,-2 है, वो हमने देख लिया है। तो mg प्लस और एक यहाँ पे चीज़ जो आएगी वो क्या आएगी, वो ये वाला फैक्टर आएगा कि इस वाले जो ट्यूब है इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसके वजह से, इस टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। तो अगर आप इस ट्यूब में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, इसके दो एंड पॉइंट्स को पकड़ो। यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमने लिया लेट से ए, और इन्फिनिटी पे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा बी, ये पॉइंट इन्फिनिटी पे है। तो ऑब्वियसली इसके सेंटर पे ये वाला जो पॉइंट है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा विद द वर्टिकल 90 डिग्री। तो ऐसे मैं दिखा देता हूँ, ऑब्वियसली 90 डिग्री दिखाना मुश्किल है, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा। वैसे तो ये 90 डिग्री है बट ठीक है, आप मान लीजिए ये एंगल 90 डिग्री है। और ए के साथ कितना एंगल ये बना रहा है, ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री है, क्योंकि ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है, और ये टोटल 90 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है। तो जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि सेंटर पे थीटा सबटेंड कर रहे थे दो एंड पॉइंट्स हमारे पाथ के या ट्यूब के, तो वैसे ही यहाँ पे जो दो एंड पॉइंट्स हैं हमारे इस ट्यूब के, ये वाले ट्यूब के, वो भी सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 45 डिग्री।
ये एंगल 45 डिग्री है और उसके करस्पॉन्डिंग ये एरिया आ रहा है। ये एरिया कितना होगा, ये अगेन हाफ आर स्क्वायर थीटा होगा। इस एरिया से हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो जो भी इस लूप में, ये अगर हम एक पूरा लूप बनाए यहाँ पे, ये जो मैंने येलो में बना रखा है ये एक लूप है। ये पूरा आप एक लूप ले लीजिए, मतलब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लिया जो रेडियली जा रहा है। ये आपको स्ट्रेट लाइन शायद ना लग रहा हो, ये ऐसे रेडियली जा रहा है बी तक, और यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया जो रेडियली ए तक जा रहा है ऐसे, और ये हमारा ट्यूब तो है ही। तो अगर आप देखें तो ये ओ है, तो ओ भी में कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा। इसके अक्रॉस जो ई होगा, लेट से E1 है वो 0 है। इसके अक्रॉस लेट से हम कुछ E2 कह देते हैं, वो क्या होगा, अगेन 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगेन यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ही ओरिएंट करेंगी, तो इनके अक्रॉस कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा। तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा इस लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है इस लूप का, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ईएमएफ आएगा तो वो कितना आएगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, जो भी इसका रेडियस आर है, इंटू थीटा π/4 है, इंटू dB/dt। ऊपर सब दे रखा है, वो हम पुट करेंगे आगे, मैं समझा रहा हूँ फिलहाल। तो यानी ये वाला जो आपका ट्यूब है, इसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, वो ये आ गई हाफ आर स्क्वायर π/4 dB/dt। तो अगर वो वैल्यू हम देखें, आर की वैल्यू 1 है, तो हाफ आर स्क्वायर π/4 dB/dt आपको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4t दिया हुआ है तो 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो π/2 आ रहा है यहाँ पे। अब π/2 इंटू क्यू, जो भी चार्ज है हमारा, क्यू इंटू ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस का ही एनालॉग है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इस नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण हमारे चार्ज पे जो वर्क डन हो रहा है वो ये है, Q इंटू π/2। तो फाइनली हमारी इक्वेशन ऐसे कंप्लीट होती है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो इस प्रकार से कंप्लीट हम कर पा रहे हैं। पहले तो हमने यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क डन लिखा, mgh है, उसमें ये 1 है, इक्वल प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये Q की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 5/π m अगेन, यहाँ पे Q/m की वैल्यू हमें दे रखी है, सॉरी, तो m से डिवाइड कर देंगे तो G प्लस Q/m π/2 विल बी इक्वल टू v²/2। तो G की वैल्यू 10 है, प्लस Q/m की वैल्यू जो है वो 5/π है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5/2 विल बी इक्वल टू v²/2। तो यहाँ पे आप बड़े आराम से देख सकते हो v² की वैल्यू 25 आएगी, तो यानी v जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। मैंने वैल्यूज़ ऐसे ली थी कि अच्छा आंसर आए, तो यहाँ पे अच्छा सा आंसर आया, इंटीजर आंसर आया। तो हो सकता है आपको कभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आगे जाके किसी अच्छी सी टेस्ट सीरीज में देखने मिल जाए या जेईई एडवांस्ड में देखने मिल जाए। ये क्वेश्चन खैर मैंने खुद बनाया था, तो कहीं पे ऐसे का ऐसा तो नहीं आएगा, बट हाँ सिमिलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया ना कि लूप बना रहे हैं, दो साइड्स ऐसी सिलेक्ट कर रहे हैं कि उनमें से इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाए, और एक साइड ऐसी ले रहे हैं, अगर ट्रायंगल बना रहे हो तो यहाँ पे जो हमने बनाया है वो एक कर्विलीनियर ट्रायंगल ही था, दो साइड्स तो स्ट्रेट लाइंस ही थी और एक कर्विलीनियर था, तो उसे हम कर्विलीनियर ट्रायंगल कह सकते हैं। तो अगर ऐसा बना रहे हो तो दो साइड सिलेक्ट करो जो रेडियल हो, सर्कुलर सिमेट्री में मोस्टली वैसा ही होता है। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल है, जिसमें हम ईएमएफ बहुत जल्दी निकाल पाते हैं। अब यहाँ पे भी आप जो है इंटीग्रल E.dl अगर करने जाते तो वो शायद आप कर सकते थे, बहुत मुश्किल होता मैथमेटिकली, मैंने खुद नहीं किया अभी तक। आप अगर कोई आप में से हो जिसके अंदर हिम्मत हो तो वो करना, हो सकता है सॉल्व कर पाओ आप उससे, बट वो बहुत ही हैवी अप्रोच है, बहुत ही टीडियस है वो। तो ये कॉन्सेप्ट है जो बहुत जगहों पे पढ़ाया जाता है, मैंने भी कहीं ये पढ़ा ही था। ये जो आपको सामने दिख रहा है, इसके बेसिस पे मेरे मन में एक आइडिया आया कि ऐसा हम एक प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा। तो ये मैंने एक प्रॉब्लम बनाया खुद ही,
और आपके सामने रखा और सॉल्व करके भी बताया। और हो सकता है कई लोगों को ये चीज़ ना पता हो, तो मैंने ये चीज़ भी एक्सप्लेन करी उन्हें। ये चीज़ तो मोस्टली लोगों को पता ही होगी। ये जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया था, इसमें जो ए बी के अक्रॉस हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं, उसमें जो हम मेथड यूज़ करते हैं लूप बनाने वाला, हो सकता है ये कई जगहों पे बताया जाता है, अच्छी अच्छी जगहों पे। बट ये जो दूसरी चीज़ थी कि ये डिपेंड ही नहीं करता है, अगर ऐसा बाहर कोई 2 पॉइंट्स लो और वो 2 पॉइंट्स अगर सेंटर पे एंगल थीटा सबटेंड कर रहे हैं, तो उन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस या अलोंग आप कोई भी पाथ ले लो, किसी भी पाथ के अलोंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है वो उस पाथ के शेप पे डिपेंड ही नहीं करेगी। ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो मतलब कंक्लूजन हमने एक ड्रॉ किया, ये कंक्लूजन बहुत कम लोगों को पता होता है, तो वही थोड़ा हो सकता है आपको एक एज दे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बहुत बड़ी हो गई वैसे भी वीडियो।